सर जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स हैं? तो हम लोग फोर्थ पार्ट में है जीएसटी अमेंडमेंट के, पेज नंबर 12.1 ऑनवर्ड्स हम लोग जीएसटी 14th एडिशन की बुक में देखेंगे कहां कहां क्या क्या नई चीजें अमेंडमेंट्स बोल के इंसर्ट हुई हैं जो आपके सीए इंटर या सीएमए इंटर के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होने वाली है मई जून 2025 एग्जाम्स ऑनवर्ड्स। का मतलब इसके आगे भी कोई अटेम्प्ट है तो वहां भी ये अमेंडमेंट्स आपको पढ़ना होगा। बेस हमारा क्या है? फाइनेंशियल ईयर 24-25 जीएसटी में डिस्कशन के। सर हम पेज नंबर 12.2 में आते हैं। हमारी बुक 14th एडिशन जीएसटी बुक पेज नंबर 12.1 से आगे निकल के हम लोग अगर कहां आते हैं पेज नंबर 12.2 पे, तो सर यहां क्लास में हम लोग ना कंडीशंस पढ़ते हैं। सेक्शन 6(2) में सेक्शन 16(2) में हम लोग कंडीशंस पढ़ते हैं कि आपको अगर आईटीसी क्लेम करना है, लेना है, तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी होगी। उसमें एक कंडीशन होता है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए या फिर उसकी जगह पर कोई और डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप मान लो इंपोर्टर है तो बिल ऑफ एंट्री हो सकता है। आप अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं और रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है तो आपके द्वारा इशू किया हुआ सेल्फ इनवॉइस भी हो सकता है। ठीक है, तो वेरियस डॉक्यूमेंट की यहां पर हम लोग बात करते हैं। कुछ कंडीशंस रूल 36 में भी हम लोग रेफर करते हैं। अब एक जगह यहां लिखा हुआ था आपके नोट्स में, नो आईटीसी शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन in respect of any tax that has been paid in pursuance of any order where any demand has been confirmed on account of any fraud, willful statement or suppression of fact। स्टेटमेंट लिखा हुआ था रूल 36 के अंदर, यहां पे सेक्शन का रेफरेंस नहीं था। तो क्या हुआ, बेसिकली एक सेक्शन का रेफरेंस इसमें ऐड कर दिया गया 74 का, इफेक्टिव फ्रॉम 8 अक्टूबर 2024। हालांकि यह इफेक्टिव डेट याद करनी नहीं है। सर हम लोग जनरली क्लास में पढ़ते हैं कि अगर आपने जीएसटी पे नहीं किया है, आपको पे करने की लायबिलिटी थी लेकिन जीएसटी आपने पे नहीं किया, शॉर्ट पे किया, या फिर आपने आईटीसी का मिस यूटिलाइजेशन कर लिया, ज्यादा क्लेम कर लिया जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, या फिर आपने गवर्नमेंट से जीएसटी का रिफंड ज्यादा ले लिया, राइट, ये सब तो काम आपने अपने फायदे के लिए कर लिया। अब डिपार्टमेंट नोटिस इशू करके आपसे ये सारा टैक्स विद इंटरेस्ट पेनल्टी रिकवर कर सकती है, जिसके लिए गवर्नमेंट के पास सेक्शन है 73, 74 और अब इन दोनों की जगह एक नया सेक्शन आ गया 74 कैपिटल ए। ठीक है, अच्छा 74 में फ्रॉड के केसेस का डिस्कशन होता है कि अगर आपका इंटेंशन फ्रॉड था जिसके कारण आपने टैक्स इवेजन किया, मतलब आपने जीएसटी पे नहीं किया, शॉर्ट पे किया, रिफंड ज्यादा ले लिया, वहां पर आपका इंटेंशन क्या था? फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट। तो यहां पर आपसे टैक्स की रिकवरी सेक्शन 74 में होती है और गवर्नमेंट कहती है कि अगर यहां कहीं भी अगर आपसे उस टैक्स के लिए आईटीसी लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर यही रिकवरी 73 में हो रही है तो आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉन फ्रॉड का केस है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने आपके ईयर से फाइनेंशियल ईयर 24-25 से सेक्शन 73 को भी बंद कर दिया, 74 को भी बंद कर दिया और एक नया सेक्शन, कॉमन सेक्शन ला दिया, फ्रॉड नॉन फ्रॉड का केस 74A। लेकिन वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपने सेक्शन 74A के अंदर गवर्नमेंट ने एक्शन लेके आपसे कोई टैक्स रिकवर किया है जिसका आप आईटीसी लेना चाहते हैं, इफ यू आर एलिजिबल तो ले सकते हैं, चाहे वहां फ्रॉड का केस हो या नॉन फ्रॉड का केस हो। गवर्नमेंट ने 74A से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट डिमांड करती है टैक्स तो वहां गवर्नमेंट ने कोई कंडीशन नहीं डाला। अब फ्रॉड का केस 74A के अंदर भी है, 74 के अंदर भी है, तो कहीं भाई ध्यान देखो, स्टेटमेंट में फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट लिखा था, सेक्शन का रेफरेंस नहीं था। अब हमारे पास इसके दो सेक्शन हो गए, एक पुराना वाला 74 और एक नया वाला 74A। गवर्नमेंट 74A में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहती है, वहां बोलती है तुम अगर आईटीसी के लिए एलिजिबल हो तो टैक्स पे करो और आईटीसी ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 74 में लेने नहीं देंगे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने यहां पर सेक्शन 74 का रेफरेंस डाल दिया और कुछ खास नहीं किया यहां पे। ठीक सर,
ऐसे भी मैंने आपको क्या बोला है, सेक्शन 74 कैपिटल ए जो आया है नया सेक्शन इफेक्टिव कब से है, 1 नवंबर 2024 से। तो इस सेक्शन का जो रेफरेंस है वो सीए इंटर में वाले एग्जाम नहीं लेंगे अपने एग्जाम से, बाकी सब एग्जाम्स के लिए वो रेफरेंस एप्लीकेबल है। मैंने पीछे की जो ये तो पार्ट 4 है आपका सर, ये पार्ट 4 है जीएसटी अमेंडमेंट का पार्ट 4 फोर्थ सीरीज। पिछली तो 3 सीरीज है उसमें मैंने उसके लिए डिस्कशन किया है। बट यहां ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट कौन सा आईटीसी क्लेम करने के लिए मना कर रही है। आपने टैक्स कौन कौन से सेक्शन में पे कर सकते हैं, ये जो डिमांड वाले सेक्शन है। सर डिपार्टमेंट से नोटिस आई है, डिमांड आया है। सर डिपार्टमेंट से डिमांड आई है, हमारी कुछ गलती पकड़ी गई है, एरर। अब उसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है तो 74 में वो डिमांड गवर्नमेंट लेती है, हमसे टैक्स लेती है, इंटरेस्ट पेनल्टी भी लेती है। एक्चुअली ये सेक्शन सब आपके सिलेबस में है नहीं तो डिटेल में पढ़ नहीं सकते। ऐसे समझो कि गवर्नमेंट की नोटिस आई है, डिमांड आया है, अब आपसे वो टैक्स रिकवर करेगी पुराना, साथ में इंटरेस्ट पेनल्टी भी लेगी। तो एक नॉन फ्रॉड का केस है 73, एक फ्रॉड का केस है 74, और अब इन दोनों सेक्शन को मर्ज कर दिया गया 74A फ्रॉड नॉन फ्रॉड का केस मिक्स करके ये इफेक्टिव कर दिया है 1 नवंबर 2024 से फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन सिर्फ एक जगह है, कहां, 74 में। अगर आपने बिकॉज ऑफ सेक्शन 74 अगर आपने कोई टैक्सेस पे किए हैं और टैक्सेस पे करने के बाद अब आप उस पर आईटीसी लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट हैज नो रिस्ट्रिक्शंस इन सेक्शन 73 एज वेल एज गवर्नमेंट हैज नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर न्यू सेक्शन 74A। अब फ्रॉड सेक्शन 74A में भी है तो इसीलिए यहां पर सेक्शन कोट कर दिया जो सेक्शन का रेफरेंस पहले नहीं था। ठीक, बस इतना सा ध्यान रखना है। थोड़ा अब आगे चलते हैं। पेज नंबर 12.5 काफी अच्छा अमेंडमेंट है ये, इसको मैं विद एग्जांपल समझाऊंगा। पेज नंबर 12.5 में एक छोटा सा यहां डिस्कशन है सर्कुलर के थ्रू। देखो जो हमें अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ती है जरूरी नहीं कि वो फाइनेंस एक्ट 2024 की हो या फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 की हो। फाइनेंस एक्ट वाली अमेंडमेंट्स ज्यादा इनकम टैक्स में होती हैं। सर यहां जो है ना अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट के कारण भी होती है, पढ़ती हैं, उसके अलावा अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशन के कारण, सर्कुलर के कारण होती है। आपके रूल्स में अमेंडमेंट्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन, आपको एक नया सर्कुलर आ जाता है, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आती है जो आपको पढ़ना पड़ता है एग्जाम्स के लिए। तो ऐसे ही सेक्शन 16(4) पे एक क्लैरिफिकेशन आया जीएसटी सर्कुलर। सर्कुलर नंबर याद नहीं रखना है, बस वो सर्कुलर कहता क्या है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये विद एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं आपको। पहले एक बार आप 16(4) को रिकॉल कर लीजिए। सर 16(4) में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25, देखिए आपका नया फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, ठीक, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई सप्लाई हुई है, मैंने आपको कोई सप्लाई किया है, आपको मैंने टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा, फिर मैंने गुड्स या सर्विसेज आपको सप्लाई की, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, आप आईटीसी लेना चाहेंगे। अब आईटीसी लेने के लिए मैंने आपको इनवॉइस इशू किया होगा या डेबिट नोट इशू किया होगा। आप उसका आईटीसी सेम मंथ में ले सकते हैं जिस मंथ का इनवॉइस है। मान लो जनवरी 25 का इनवॉइस है तो आप आईटीसी जनवरी 25 में ले लो, फरवरी 25 में ले लो, मार्च 25 में ले लो। सर लेट कितने तक आप जा सकते हैं, तो बोलता है अगले साल के 30 नवंबर तक जा सकते हो आप, और या फिर एनुअल रिटर्न की फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर। याद आ रहा है क्लास में? सर एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डेट क्या होती है, 31 दिसंबर। तो मान लो आपने 30 नवंबर के बाद एनुअल रिटर्न फाइल की है तो आप आईटीसी कब तक ले सकते हैं, 30 नवंबर 2025 तक ले सकते हैं इन रिलेशन टू इनवॉइस और डेबिट नोट रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। वही बात यहां पे लिखी भी है, वही बात यहां पर आप क्लास में पढ़ते भी हो। यहां तो कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, खाली क्लास में क्या बता रखा है, पहले यहां सितंबर देखते थे, अब यहां नवंबर देखते हैं। ये बात तो आपके सब क्लास में हो रखी है। और सर अगर इनवॉइस इशू की है तो इनवॉइस की डेट देखनी है किस फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रही है, और अगर आपने डेबिट नोट इशू किया है तो डेबिट नोट की डेट देखनी है, न कि इनवॉइस की डेट जिससे रिलेटेड वो डेबिट नोट है। ये भी आपके साथ बात हो रखी है। जैसे आपका यहां पे इनवॉइस कौन सा है, मेन इनवॉइस है 28 जनवरी 2025। इस इनवॉइस के बेसिस पर आपने कोई सामान खरीदा है तो सर 28 जनवरी 2025 यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो इसको आखिरी कब तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं सर, 30 नवंबर 2025।
अब इस पे आपको एक डेबिट नोट और मिला है, कब? अप्रैल 2025 में, फाइनेंशियल ईयर चेंज। तो इसका आईटीसी आप 30 नवंबर 2026 तक ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेबिट नोट का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 25-26। तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हैं? आप आईटीसी कब तक ले सकते हैं? 16/4 में टाइम लिमिट के लिए आप क्या देखते हैं? डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ डेबिट नोट, वो किस फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जाते हैं और फिर 30 नवंबर पे पहुंच जाते हैं और बोलते हैं सर 30 नवंबर 2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम लिमिट एज पर सेक्शन 16 फॉर आईटीसी लेने का। ठीक है सर, आ जाइए उसके लिए। यहां पे हम लोग पेज नंबर 12.5 की अमेंडमेंट को डिस्कशन कर रहे हैं अपने नोट्स को बेस रख के। नोट्स कौन सा है? 14th एडिशन जीएसटी बुक, चाहे आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो या सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स। सर लिमिट सेक्शन 16(4) की आईटीसी लेने की लिमिट फाइनेंशियल ईयर 24-25 का टैक्स इनवॉइस है। कैसे सर? मिस्टर ए एक जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने मिस्टर बी दूसरे जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की है, और इनवॉइस की डेट क्या है सर? 1 फरवरी 2025। अब इस पे सामने वाला आईटीसी कब लेगा? सर फरवरी में ले ले। फरवरी में नहीं ले पा रहा है, से मान लो मिस्टर ए ने रिपोर्टिंग लेट से की है, मिस्टर ए ने जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 1A की रिपोर्टिंग लेट से की है, तो फरवरी की जगह मार्च में ले ले। सर मार्च में नहीं लेना चाहते हो तुम, इसका आईटीसी अप्रैल में ले लो, मई में ले लो, जून में ले लो, लास्ट कब तक ले सकते हो? सर अप टू 30th नवंबर 2025 बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 2025, और या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सर अब क्लास में क्या पढ़ते हैं कि अगर तुमने अपनी एनुअल रिटर्न जिसका ड्यू डेट 31 दिसंबर है, मान लो तुमने 1 सितंबर को फाइल कर दी, तो तुम 1 सितंबर से पहले पहले आईटीसी ले लो, उसके बाद आईटीसी नहीं मिलेगा इस इनवॉइस से रिलेटेड। ठीक है, डन। अब कंफ्यूजन कहां हुई? एक स्पेशल सिचुएशन जिस पर जीएसटी सर्कुलर आ गया, जो हम अमेंडमेंट बोल के पढ़ रहे हैं। ये स्पेशल सिचुएशन क्या है? ध्यान से सुनो। अब ये स्पेशल सिचुएशन है सर, पेज नंबर 12.5 पर जो ये सर्कुलर है, अमेंडमेंट क्या है? एक सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफिकेशन है। लॉ में कोई चेंज नहीं हुआ है, लॉ वैसे का वैसे ही है। सर 16/4 में कोई चेंज नहीं, वैसे का वैसे ही है, खाली फाइनेंशियल ईयर का रेफरेंस चेंज हो गया है। ठीक, फाइनेंशियल ईयर 24-25 हो गया और 30 नवंबर 2024 की जगह 30 नवंबर 2025 हो गया। एक सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफिकेशन। क्या सर? सर अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, पहला कंडीशन, सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा कंडीशन, रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ऑफ कोर्स सर हम आईटीसी चैप्टर में हैं, तो आईटीसी में हम किसकी बात करते हैं? बायर की, रेसिपिएंट की, और उसका जीएसटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अब लेकिन सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, और सप्लायर ने जो गुड्स या सर्विसेज की डिलीवरी की है, सप्लाई की है, वो आरसीएम रिवर्स चार्ज में कवर है। रिवर्स चार्ज आरसीएम, और रिवर्स चार्ज का सेक्शन कौन सा है? 9(3) या फिर 9(4)। सर आरसीएम में ये गुड्स या सर्विसेज चली गई, जिसके चलते अब क्या होगा? रेसिपिएंट को खुद जीएसटी पे करना होगा। लेकिन हम लोग टैक्स इनवॉइस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? इसको अपनी तरफ से एक इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा, और क्या पढ़ते हैं? इसको पेमेंट वाउचर भी इशू करना पड़ेगा। याद आ रहा है? सर अगर रिवर्स चार्ज में हम जीएसटी पे करते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं आईटीसी चैप्टर में? जीएसटी पे करो और आईटीसी ले लो। ठीक, लेकिन सर टैक्स इनवॉइस चैप्टर में भी तो पढ़ते हैं कि ऐसे केसेस में आपको पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा और खुद का एक सेल्फ इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर ने तो टैक्स इनवॉइस आपको दिया ही नहीं होगा। क्या सप्लायर से कोई टैक्स इनवॉइस आई होगी मेरे पास? क्या सप्लायर से कोई टैक्स इनवॉइस आई होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। क्या सप्लाई कर रहा है? गुड्स या सर्विसेज। आरसीएम लग गया? हाँ सर 9394 में आरसीएम लग गया, जिसके कारण हम टैक्स इनवॉइस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? मिस्टर बी रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड है उसको पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा और उसको इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा। ठीक, अब क्या होगा सर?
अब रिवर्स चार्ज में हम और ध्यान करो और क्या पढ़ते हैं क्लास में सर। रिवर्स चार्ज में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए कौन सा सेक्शन सब सेक्शन देखते हैं? रेसिपिएंट के लिए 12(3) और 13(3) देखते हैं सर। 12(2) और 13(2) गुड्स के लिए 12(2) और सर्विसेज के लिए 13(2) कब देखते हैं? जब जीएसटी लायबिलिटी फॉरवर्ड चार्ज में 9(1) में आती है किसके पास? सप्लायर के पास। अभी अभी हम लोग स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं, रिवर्स चार्ज का केस। अब रिवर्स चार्ज के केस में तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई निकालना होगा किसके थ्रू? 12(3) और 13(3) के थ्रू। सर इसके थ्रू तुम्हारा एक टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, एक डेट निकलेगा, एक मंथ निकलेगा, जिससे पता चलेगा कि तुम आईटीसी किस मंथ में लोगे, है ना। ये भी देखते हैं सर। टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज में हमें यह पता है कि अब रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, आईटीसी लेगा, लेकिन कौन से मंथ में आईटीसी लेगा? ये भी क्लास में पढ़ते हैं सर। कौन से मंथ में आईटीसी लेगा? एज्यूमिंग कि उसने टैक्स पे कर दिया, एज्यूमिंग कि उसने इनवॉइस इशू कर दी, कौन से मंथ में आईटीसी लेगा? सर टाइम ऑफ सप्लाई जिस मंथ में फॉल करेगा। और टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे सर? 12(3) और 13(3) से निकालेंगे। यही क्लास में पढ़ते हैं, ठीक सर। आईटीसी कौन से महीने में आप लेंगे? इनवॉइस इशू कर दी, सेल्फ इनवॉइस, टैक्स भी गवर्नमेंट को जमा कर दिया, फिर भी आपको आईटीसी कब मिलेगा? टाइम ऑफ सप्लाई जिस मंथ में फॉल कर रहा है उस मंथ में, ठीक। ये हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर को कनेक्ट करते हैं आईटीसी से रिलेटेड। अब देखिए क्या हुआ इस केस में, एक स्पेशल सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पर अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने तुम्हें गुड्स डिलीवर कर दिया, सर्विसेज रेंडर्ड कर दी। कब? 25 मार्च 2025 को, फाइनेंशियल ईयर 24-25 को, ठीक। आखिरी मंथ में ये एक स्पेशल सिचुएशन है, हमें आखिरी मंथ का ही एग्जांपल लेना पड़ेगा, फरवरी का, मार्च का। तो मैंने मार्च का एग्जांपल लिया सर। मार्च में तुम्हें गुड्स डिलीवर हो गया, सर्विसेज डिलीवर हो गई, जिससे रिलेटेड इनवॉइस तुमने अगले साल इशू किया है सेल्फ इनवॉइसिंग में। किसने? मिस्टर बी ने। कब? 10 अप्रैल 2025 को, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। और अकॉर्डिंगली उसने टैक्स भी पे कर दिया अंडर आरसीएम 12(3) 13(3) को देख के। सर 12(3) 13(3) से टाइम ऑफ सप्लाई निकल गया, और टाइम ऑफ सप्लाई आपका मंथ फिक्स कर देता है कि किस मंथ में आपको रिपोर्टिंग करनी है उसकी, और अकॉर्डिंगली टैक्स जमा करना है। अब तुम टैक्स अगर लेट से जमा करोगे तो इंटरेस्ट पे करो, इनवॉइस लेट से इशू करोगे तो पेनल्टी पे करो। यही सब बात यहां पर लिखी हुई है सर। तुम अगर टैक्स गवर्नमेंट को लेट से जमा करोगे तो इंटरेस्ट पे करोगे, इनवॉइस लेट से इशू करोगे तो पेनल्टी पे करना होगा 122 में, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ये कॉन्सिक्वेंशियल चीज है, हमारा फोकस यहां नहीं है कि सर हम अगर टैक्स लेट से जमा करेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इनवॉइस लेट से इशू करेंगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये हमारा अभी मैटर नहीं है। हमारा मैटर है कि ये जो सर सर्विसेज कब डिलीवर हो गई, सर्विसेज कब रेंडर्ड हो गई, गुड्स कब डिलीवर्ड हो गया? फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, ठीक। लेकिन सेल्फ इनवॉइसिंग जो रेसिपिएंट ने किया, इनवॉइस जो इशू किया है, वो कब किया है? फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। और अभी अभी हम लोग पढ़े टाइम लिमिट 16(4) की। सर यहां भी 16(4) की टाइम लिमिट लगेगी? लगेगी ना, क्यों नहीं लगेगी सर? यहां 16(4) की टाइम लिमिट लगेगी क्या? हां लगेगी टाइम लिमिट। सर 16(4) क्या बोलता है? जिस ईयर में तुम इनवॉइस इशू करोगे, या जिस ईयर में गुड्स रिसीव करोगे। नहीं, कहता है जिस ईयर में इनवॉइस इशू करोगे, ठीक है। और यहां इनवॉइस कौन इशू कर रहा है? किसका इनवॉइस देखेंगे? सप्लायर का? नहीं सर, वो तो अनरजिस्टर्ड है। किसका देखेंगे? रेसिपिएंट का। रेसिपिएंट ने इनवॉइस कब इशू की है? अप्रैल 2025 में, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। तो अब कहता है कि इस पर ये जो आईटीसी लेगा उसके लिए कितना टाइम है इसके पास? सर लास्ट डेट टू क्लेम द आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) इज टिल 30th नवंबर 2026 से इफ एनुअल रिटर्न इज नॉट फाइल्ड। बाकी विच एवर इज अर्लियर लेते हैं। इफ एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड से ऑन 1 सितंबर, तो 1 सितंबर के पहले पहले आईटीसी ले ले। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 और 25 मार्च 2025 की डेट नहीं देखेंगे टू डिसाइड द टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 16(4). क्या लिखा हुआ है? डेट ऑफ इनवॉइस विल बी रेलिवेंट टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ लिमिट
टाइम लिमिट, न कि डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और या डेट ऑफ सर्विस रेंडर्ड। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा। क्या सर यहां पर टाइम लिमिट एप्लीकेबल होती है? आंसर इज यस। सर अगर हम रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है यहां पे। एक, रिवर्स चार्ज लग रहा है, हाँ सर 9394 कुछ भी लग सकता है। एग्जाम में आया कि रिवर्स चार्ज लग गया। अब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो हम पेमेंट वाउचर इशू करेंगे, सेल्फ इनवॉइसिंग करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई 12/3 और 13/3 से निकालेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई हमारा मंथ फिक्स करेगा, उसके हिसाब से हम टैक्स जमा करेंगे, टैक्स लेट से जमा करेंगे तो इंटरेस्ट देंगे। ठीक, क्लियर। अब इनवॉइस इशू की एग्जाम में आया डेट कि तुमको सर्विस तो मिल गई मार्च में, गुड्स मिल गया मार्च में, इनवॉइस तुमने अप्रैल में इशू की है, तो अब तुम इस इनवॉइस से रिलेटेड आईटीसी कब तक ले सकते हो? 30 नवंबर 2025 या 30 नवंबर 2026? बोलता है 30 नवंबर 2026 तक ले सकते हो। अगर तुमने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी, सर एनुअल रिटर्न कौन से ईयर की देखेंगे? फाइनेंशियल ईयर 25-26 की देखेंगे। सर 24-25 तो पिक्चर में ही नहीं है, 24-25 नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? 25-26। क्यों? क्योंकि इनवॉइस की डेट जो तुमने सेल्फ इनवॉइसिंग की उसकी डेट क्या है? 10 अप्रैल। बस इतना ध्यान रखना है। ये अमेंडमेंट भी कंप्लीट, ये अमेंडमेंट भी कंप्लीट। वीडियो रोक के लिख लिया। नेक्स्ट, डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। वीडियो रोक के लिखा, डन। सर वही बात यहां एक्सप्लेन की हुई है, आप नोट्स में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16(4) इन रिस्पेक्ट ऑफ आरसीएम इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। तो बोलता है आप इनवॉइस की डेट, इनवॉइस रेसिपिएंट ने रिवर्स चार्ज, सर इनवॉइस इशू करना पड़ता है रेसिपिएंट को, ऐसा हम लोग कहां पढ़ते हैं? सेक्शन 31(3)(f) टैक्स इनवॉइस चैप्टर में। तो सर इनवॉइस जब रेसिपिएंट इशू करेगा तो वो जिस फाइनेंशियल ईयर में इशू करेगा उस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग 16/4 में जाके टाइम लिमिट निकालेंगे। हम किस दिन गुड्स मिला, किस दिन सर्विसेज रिसीव हुई, वो दिन और वो ईयर नहीं देखेंगे। किस ईयर में इनवॉइस रेसिपिएंट इशू कर रहा है वो ईयर बेस लेके टाइम लिमिट निकालेंगे। एंड हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर लिया हमने सेक्शन 12(3) और 13(3) से, और उसके बाद लगा कि तुमने टैक्स लेट से जमा किया है तो इंटरेस्ट दे देना। सर इनवॉइस अगर इशू लेट से किया है तो गवर्नमेंट पेनल्टी लगा सकती है तुम्हारे ऊपर सेक्शन 122 की। ये कॉन्सिक्वेंशियल बातें हैं। मेन बात तो यहां है जिसका मैं क्लास एग्जांपल दे चुका। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 12.6। सर यहां पर 2 सबसेक्शन और ऐड हुए। हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं? 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 4 सबसेक्शन है, ये पढ़ते हैं क्लास में। अब इसमें 2 सबसेक्शन और ऐड हो गए, 16(5) और 16(6). सर 16(5) आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, इग्नोर कर दीजिए। लेकिन 16(6) आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। तो अब ये क्या कहता है, इसको भी क्लास चार्ट से समझेंगे। और सर अगर ये थ्योरी पढ़ेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। ये जो थ्योरी है ये पढ़ के समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के एग्जाम अपीयर करना है। सर 16(6) सेक्शन 16 में एक नया सबसेक्शन इंसर्ट हुआ, 6 फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 से इफेक्टिव फ्रॉम 27 सितंबर 2024। डेट 27 सितंबर की है, पढ़ना सभी को ये अमेंडमेंट है। हम पेज नंबर 12.6 की बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट रिलेटेड टू सबसेक्शन 5 आपको नहीं पढ़ना है, नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम्स। ये पुराने ईयर का रेफरेंस देके आईटीसी लेने की बात कर रहा है, तो वो हमारा ईयर ही नहीं है। हमारा तो ईयर कौन सा है? 24-25, तो हम उसको इग्नोर करेंगे, 16(6) पढ़ेंगे। अब इसको फिर से हम, सर इस थ्योरी को तो इग्नोर कर देना। तो सर ये थ्योरी क्या कहता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इग्नोर दिस थ्योरी। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाना है। अगर आए तो, हो सकता है ना भी आए, आ गए तो बनाएंगे, आ गए तो बनाएंगे। सर 16(4) की लिमिट क्या थी? 16(4) की क्या लिमिट थी? अगले साल के 30 नवंबर तक आईटीसी ले सकते हो, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। इस टाइम लिमिट को बढ़ाता है कौन? 16(6).
एक स्पेशल केस में। स्पेशल केस क्या है सर? आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आप जिसके कारण आईटीसी नहीं ले पा रहे हैं और उसके बाद आप रिवोकेशन में चले गए। याद आ रहा है रजिस्ट्रेशन चैप्टर? रजिस्ट्रेशन चैप्टर सेक्शन 29 में अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से सुओ मोटो, तो आप जो भी नॉन कॉम्प्लायंस कर रहे थे, मान लो आप जीएसटी नहीं पे कर रहे थे, रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे, आप बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं कर पा रहे थे, सर काफी सारे रीजन पड़ते हैं कैंसिलेशन के। डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, आप रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आईटीसी कैसे ले पाएंगे? ठीक, अब आप भाग गए रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, सर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया सेक्शन 29 में, तो अब आप उसको क्या करोगे? रिवोक करवाओगे सेक्शन 30 में एप्लीकेशन देके। सर सेक्शन 30 में एप्लीकेशन दे दिया, रिवोक करवा लिया। अब वहां क्या पढ़ते हैं? जब आपका रिवोकेशन का ऑर्डर पास होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको सभी अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी जो नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। बस उसी रिटर्न फाइलिंग के दौरान आप बचा हुआ आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं, इवन इफ दैट क्रॉसेस योर डेडलाइन 30 नवंबर 2025। सर तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? 24-25। उससे रिलेटेड कोई इनवॉइस है तो उसकी डेडलाइन क्या है? 30 नवंबर 2025 तक आप उसका आईटीसी ले लें। आप बाद में भी ले सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन एंड रिवोकेशन का केस है तो। अब इसी चीज को विद एग्जांपल समझना है, क्लास एग्जांपल के थ्रू। इसी चीज को क्लास एग्जांपल के थ्रू समझना है। पेज नंबर 12.6। ये वीडियो रोक के लिख चुके थे। स्पेशल सिचुएशन, डन डन डन। आइए सर हम लोग किस में हैं? हम लोग पेज नंबर 12.6 में है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 में है। एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहा हूं विद एग्जांपल्स, थ्योरी को इग्नोर कर दीजिए। एग्जाम में आया तो ऐसा ही कुछ आएगा, ऐसे समझिए। नॉर्मली अगर हमारा जनवरी 2025 का इनवॉइस है फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो आप उसका आईटीसी लास्ट कब तक क्लेम कर सकते हैं? सर मैं उसका आईटीसी लास्ट 30 नवंबर 2025 तक क्लेम कर सकता हूं इफ एनुअल रिटर्न इज नॉट फाइल्ड। ये बात कहां लिखी हुई है? सेक्शन 16(4) में। ध्यान रखना, आपकी एक इनवॉइस है जनवरी 2025 की, फाइनेंशियल ईयर 24-25, जिसका आप आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं? 30 नवंबर 2025। अगर आपने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है तो। सर अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी, मान लो 11 अगस्त को एनुअल रिटर्न फाइल कर दी, तो आप 10 अगस्त तक आईटीसी लेंगे। लेकिन अभी तक आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है। सर अब क्या हुआ मालूम है? आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सर कोई भी मंथ का आप ना तो जीएसटी पे कर रहे हैं ना कोई जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट को आया गुस्सा। क्या देखा डिपार्टमेंट ने? कि भाई तुम ट्रांजैक्शन तो कर रहे हो, इनफैक्ट तुमने एक परचेज भी कर रखा है जनवरी 2025 में जिसका तुम आईटीसी लेना चाहते हो। अरे आईटीसी कब लोगे? जब रिटर्न फाइल करोगे। तुमने जनवरी, अच्छा तुम कब तक आईटीसी ले सकते हो? 30 नवंबर तक। लेकिन तुम मजे में हो, लाइफ जी रहे हो। जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तुम ना तो गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहे हो, ना गवर्नमेंट को तुम रिटर्न फाइल करके दे रहे हो, ना तुम गवर्नमेंट के नोटिसेस का रिप्लाई कर रहे हो। तो डिपार्टमेंट ने तुम्हारे मजे ले लिए। कब? ऑन 1 जुलाई 2025 को सेक्शन 29 में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का ऑर्डर पास हो गया और उसमें क्या लिखा गया? तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं कब से? 1 जनवरी से। कब से? 1 जनवरी से। तो अब तुमको क्या ध्यान रखना है? तुम्हारे को आईटीसी लेना था कब तक? 30 नवंबर तक। सर देखो ना, अगर ये कैंसिलेशन का ऑर्डर, देखो अब ध्यान से देखना, क्या तुमको ये 30 नवंबर की डेट कब बढ़ेगी? जब तुम ये सेटिस्फाई कर दो कि सर मेरे पास एक इनवॉइस थी सर मेरे पास जनवरी 25 की, जिसका मैं आईटीसी ले सकता था कब तक? 30 नवंबर 2025 तक। वो तो डिपार्टमेंट रास्ते में आ गया सर, उसने 1 जुलाई को मेरा कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर दिया और मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। कब से? 1 जनवरी से। अब सर 1 जनवरी से कैंसिल कर दिया, सर अब मैं तो चाह के भी कोई रिटर्न फाइल नहीं कर सकता।
सर अगर ये ऑर्डर पास, अच्छा तुमको बहाना मिल गया अपनी डेट एक्सटेंड करवाने का 16/6 में जाने का, क्या सर अगर ये कैंसिलेशन ऑर्डर पास नहीं करती ना गवर्नमेंट, तो मैं चलो जून नहीं, जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, मैं कभी ना कभी तो टैक्स जमा कर देता, सारी रिटर्न फाइल कर लेता और अपना आईटीसी भी ले लेता जनवरी 25 की इनवॉइस का। लेकिन सर देखो ना, डिपार्टमेंट बीच में पंगा कर दिया। क्या कर दिया? मैं आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल था 30 नवंबर 2025 तक, बट उसके पहले डिपार्टमेंट ने 1 जुलाई 2025 को मेरा रास्ता रोक दिया, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑर्डर पास कर दिया। ये जो 1 जुलाई 2025 है ना, ये तुम्हारे 30 नवंबर के पहले होना चाहिए। यानी डिपार्टमेंट जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑर्डर पास कर रही है ना, वो 30 नवंबर के पहले का होना चाहिए, ताकि तुम ये बता सको कि सर मैं तो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल था, नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि डिपार्टमेंट मेरे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रही है। अच्छा, कैंसिल कहां से कर रही है? जनवरी से। तो सर अब तो मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैं तो किसी का भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाऊंगा। अब तो मुझे पहले भागना पड़ेगा रिवोकेशन करवाने के लिए। तो तुम भाग गए रिवोकेशन करवाने के लिए, कहां? रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, सेक्शन 30 में। और फाइनली तुमने एप्लीकेशन दिया, फिर नोटिस आई, फिर तुमने एप्लीकेशन दिया, फिर नोटिस आई, मान लो वहां पे केस तुम्हारा रिजेक्ट हो गया, फिर तुम अपीलेट में चले गए, अपील में चले गए, अपील वगैरह करा के फाइनली तुमने अपना एक ऑर्डर अपने फेवर में ले लिया। कब? 1 मार्च 2026 को जाके। सर 30 नवंबर की डेट तो चली गई। हाँ, 30 नवंबर 2025 की डेट चली गई। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था 1 जुलाई को, क्योंकि तुम जनवरी से जून का रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन कब से तुम्हारा इफेक्टिव किया गया कैंसिलेशन का? 1 जनवरी 2025 से। अब तुम भागे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, रिवोकेशन का एप्लीकेशन लगाए सेक्शन 30 में, और तुम्हारा फाइनली तुम्हारे फेवर में ऑर्डर आ गया 1 मार्च 2026 को। ऑर्डर तुम्हारा पास हो गया, तुम्हारा कैंसिलेशन रिवोक्ड, जान में जान आई। अब हम लोग सेक्शन 30 में क्या पढ़ते हैं कि 1 मार्च से 30 दिन के अंदर अंदर तुमको अपनी सारी रिटर्न क्लियर करनी होगी। यानी 31 मार्च 2026 तक तुमको अपनी सारी रिटर्न क्लियर करनी होगी। कहां से कहां तक की? सर जनवरी 25 से लेकर फरवरी 26, क्योंकि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल के रिवोकेशन कब आया? 1 मार्च। तो सर तुम इस 31 मार्च तक कभी भी आईटीसी ले सकते हो अपना पेंडिंग। कौन सा? जनवरी 25 वाला इनवॉइस का। तुम कोई भी रिटर्न, जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हो ना, सर इस 30 दिन के अंदर, सर इस 30 दिन के अंदर, सर इस 30 दिन के अंदर, यानी 1 मार्च 2026 को जो तुम्हारा रिवोकेशन ऑर्डर पास हुआ, उससे 30 दिन के अंदर 31 मार्च के अंदर तुम अपनी जो भी पेंडिंग रिटर्न क्लियर करोगे। पेंडिंग है ना रिटर्न, कहां से? सर 1 जनवरी से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, तो मेरा तो सारा रिटर्न जनवरी से लेकर कब तक का? फरवरी 26 तक का पेंडिंग है। बस इसी किसी रिटर्न में भी तुम अपना जनवरी 2025 वाले इनवॉइस का आईटीसी क्लेम कर सकते हो। यही नया सबसेक्शन है जो तुम्हारी 16/4 की लिमिट को बढ़ा दिया। 16/4 की लिमिट क्या थी? 30 नवंबर, लेकिन 30 नवंबर से पहले तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया उसने, तुम आईटीसी नहीं ले पाए। अब जाके आगे वो कैंसिल रिवोक हो गया। रिवोक होने के बाद अब तुम्हारे को 30 दिन का मौका मिलेगा, यानी तुम्हारी टाइम लिमिट आईटीसी क्लेम करने की बढ़ के 30 नवंबर से कहां पहुंच गई? 31 मार्च 26। 31 मार्च 26 से पहले पहले तुम अपनी रिटर्न फाइल कर लो, और उसी रिटर्न में किसी भी मंथ की रिटर्न में तुम अपना बचा हुआ आईटीसी पुराना वाला क्लेम कर लो। यही अमेंडमेंट है, यही अमेंडमेंट है। प्लीज इस अमेंडमेंट का, इस एग्जाम्पल का ध्यान रखना। यहां लिख दो, इग्नोर थियरी एंड रेफर क्लास एग्जाम्पल। 12.6 इग्नोर दिस थियरी एंड रेफर क्लास एग्जाम्पल। सर यहां जो भी बात लिखी हुई है थ्योरी में, एक आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूछेंगे, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए अभी जो मैंने एग्जांपल दिया बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है। सर क्या है? 16/6। 16/6 16/4 की टाइम लिमिट को बढ़ाता है। कब? रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन एंड रिवोकेशन के केस में। सर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के कारण मैं कुछ इनवॉइसेस पर आईटीसी नहीं ले पाया, कैंसिल नहीं होता तो जरूर ले लेता। तो ठीक है, उसको आगे ले लो। कब तक?
वही तुम्हारा जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल का रिवोकेशन का ऑर्डर पास होगा उसके 30 दिन के अंदर जो भी तुम रिटर्न फाइल करोगे तुम वहां आईटीसी ले लो। और ऑब्वियस सी बात है वो डेट क्रॉस कर चुकी है, 30 नवंबर 2025 से आगे बढ़ गए हैं, तो सर हम आईटीसी ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो। यही तो टाइम लिमिट बढ़ा रहा है 16/4 का। कौन? 16/6 इन स्पेशल सिचुएशन। क्या स्पेशल सिचुएशन क्या है सर? रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड एंड देन देयर आफ्टर रिवोक्ड का ये एक स्पेशल सिचुएशन है जहां 16/4 की टाइम लिमिट बढ़ रही है। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। सर अब 12/7 पे चलते हैं, पेज नंबर 12.7 पे। कुछ नहीं है, आप रिटर्न चैप्टर की अमेंडमेंट पढ़ चुके हैं। वहां एक नया फॉर्म आया है जीएसटीआर 1A। जीएसटीआर 1 से भी सामने वाले को आईटीसी मिल सकता है और 1A से भी सामने वाले को आईटीसी मिल सकता है। सर तो जहां जहां 1 का रेफरेंस है वहां वहां 1A का भी रेफरेंस है। सर सप्लायर जीएसटीआर 1 अपलोड करेगा जिससे तुम्हारा जीएसटीआर 2 भी अपडेट होगा, जिसके कारण रेसिपिएंट आईटीसी लेगा। तो यही काम तो 1A भी करेगा। आप ऑलरेडी रिटर्न चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो वही छोटी छोटी यहां पे अमेंडमेंट रेफरेंस में आई है। जीएसटीआर 1 के साथ साथ रेफरेंस में क्या है? 1A है। 1A है, तो इसको आप नॉर्मल रखिए। ऑलरेडी आप रिटर्न चैप्टर में 1A का सारा करेक्टर पढ़ चुके हैं और एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है आपका इस बार जीएसटीआर 1A का कॉन्सेप्ट, और मैं बता चुका डिटेल्ड विद एग्जांपल्स। तो पेज नंबर 7 में कोई खास अमेंडमेंट नहीं, कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है। पेज नंबर 14 में चलते हैं। सर पेज नंबर 14 पे आते हैं। 14th एडिशन की बुक है मेरे सामने। हो सकता है आपके पास पुराने एडिशन की बुक हो तो पेज नंबर मैच ना करें। पेज नंबर 14 में सर देख लीजिए, यहां पर मैंने क्या बोला था, अगर आपने 73 में कोई टैक्स पे किया है तो आप आईटीसी ले सकते हैं अगर एलिजिबल है तो। ठीक। 74 में अगर कोई टैक्सेस पे किया है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। देख लीजिए और फिर से देख लीजिए 74 कैपिटल ए नया वाला सेक्शन का कोई रेफरेंस यहां नहीं आया, मतलब गवर्नमेंट वहां तुम्हें आईटीसी देना चाहती है, भले फ्रॉड का ही केस क्यों ना हो। सर यहां पर रेफरेंस ड्रॉप कर दिया सेक्शन 129 130 का। क्यों? क्योंकि अब इन सेक्शन में टैक्सेस जमा नहीं होते, पेनल्टी खाली जमा होती है और पेनल्टी का आईटीसी मिलता नहीं है। तो इन सेक्शन का रेफरेंस यहां आना ही नहीं चाहिए था। तो वही गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है 1 नवंबर 2024 से, रेफरेंस ऑफ सेक्शन 129 130 ड्रॉप कर दिया। ठीक। और 74 कहां तक वैलिड है? फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 से नया सेक्शन आ गया 74A, जहां पर आईटीसी लेने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है लाइक 73। बस इतना ध्यान रखना। और डेट 1 नवंबर है, मतलब ये अमेंडमेंट सीए इंटर मई वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सितंबर, जनवरी, 6, जून, दिसंबर सबके लिए एप्लीकेबल है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 17 डेमो व्हीकल से रिलेटेड अमेंडमेंट्स। पेज नंबर 17 पे डेमो व्हीकल से रिलेटेड अमेंडमेंट्स। तो इसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा नॉर्मल सा बात यहां पर जो हम लोग पढ़ते हैं, ब्लॉक क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर हम लोग क्लास के अंदर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का ब्लॉक क्रेडिट पढ़ते हैं और वहां क्या पढ़ते हैं कि अगर आपने कोई कार मोटर व्हीकल खरीदी है जो 13 सीटर और उससे कम है ना। सर आपने कोई कार खरीद ली मान लो अपने बिजनेस में, तो आपको उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, ऐसा पढ़ते हैं क्लास में। लेकिन 3 सिचुएशन में मिल सकता है। अगर आप उसको फर्दर सप्लाई के लिए, यानी आपका पास मोटर व्हीकल का शोरूम है, आपने 5 सीटर, 7 सीटर, 8 सीटर मोटर व्हीकल खरीदी बेचने के लिए, तो आपको आईटीसी मिलेगा। या फिर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो आईटीसी मिलेगा, या फिर आप ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं तो आईटीसी मिलेगा, है ना। और फिर क्लास में क्या पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के लिए मोटर व्हीकल खरीदा 7 सीटर, 8 सीटर, 9 सीटर, 10 सीटर, 4 सीटर, तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, ऐसा पढ़ते हैं ना। अब इसी में सर शोरूम की बात यहां पे हो रही है। शोरूम वाले ने 10 गाड़ी खरीदी बेचने के लिए, तो आईटीसी मिलेगा? सर मिलेगा। अब लेकिन कभी कभी क्या होता है, शोरूम वाले जब गाड़ी लेके आते हैं ना मैन्युफैक्चरर के यहां से, मान लो हमने 100 गाड़ियां लेके आई मैन्युफैक्चरर के यहां से, लेकिन 100 की 100 नहीं बेचते हैं, उसमें से 1-2 गाड़ियां डेमो व्हीकल बोल के टेस्ट ड्राइव के लिए रख लेते हैं। आप मेरे शोरूम में आएंगे, ठीक, एक गाड़ी का मेरे पास मान लो महिंद्रा का शोरूम है मेरा, आप मेरे शोरूम में आए,
और महिंद्रा का थार बहुत बिकता है, ठीक है। बाकी गाड़ी बिके ना बिके, महिंद्रा की थार वाली जो गाड़ी है वो बहुत बिकती है। तो मैंने एक दो गाड़ी थार की डेमो बोल के रखी हुई है, बेचने के लिए नहीं रखी हुई है। आप हमारी गाड़ी में बैठिए, एक्सपीरियंस लीजिए, टेस्ट ड्राइव के लिए भी इस गाड़ी को ले जा सकते हैं। हमने 100 थार मंगवा ली थी महिंद्रा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, बट उसमें बेचने के लिए 98 ही है। 2 थार हमने अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया और उसको हम एज अ डेमो व्हीकल रखे हुए हैं, टेस्ट ड्राइव वगैरह में यूज करते हैं। तो सवाल आया आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फाइनली बिकेगा तो नहीं कस्टमर को। तो बोलता है जीएसटी का सर्कुलर कि हम आपको आईटीसी दे देंगे, क्योंकि यहां बोलता है मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स। 100 खरीदे थे, 100 में से 98 तो बेचेंगे, 2 को आपने हेल्प लिया अपने बिजनेस को ग्रो करने में। आप कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, टेस्ट ड्राइव दे रहे हैं, डेमो व्हीकल बोल के उसको यूज कर रहे हैं, ताकि बाकी के 98 व्हीकल बिक सके। तो गवर्नमेंट बोलती है ये जो वर्डिंग्स है ना, मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, जरूरी नहीं कि वही बिकेगा तब जाके आईटीसी मिलेगा। गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन देती है कि जरूरी नहीं कि वही बिके तब आईटीसी मिले, उसके चलते दूसरे भी बिक रहे हैं ना, तो आईटीसी मिल जाएगा। तुम उसको अपने घर तो नहीं ले गए ना, एम्प्लॉय के लिए तो यूज नहीं कर रहे हो ना, अपने बिजनेस में उसको टेस्ट ड्राइव और डेमो व्हीकल के लिए रखे हो ताकि दूसरी गाड़ियां आपकी बिक सके, तो आईटीसी मिलेगा का क्लैरिफिकेशन है। बस इतना ही है सर। आईटीसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, आपको आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन फिर आप उस डेमो व्हीकल को अपने बुक्स में क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, डेप्रिसिएशन लेंगे। तो डेप्रिसिएशन अगर आप फुल वैल्यू पे ले लेते हैं, यानी जो मोटर व्हीकल का प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी पर अगर आप डेप्रिसिएशन ले लेंगे, तो सेक्शन 16(3) आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सबसे पहले आईटीसी मिलेगा कि नहीं, तो बोलता है ये सर्कुलर, जीएसटी सर्कुलर नंबर याद नहीं करना है, बोलता है आप एक शोरूम चला रहे मोटर व्हीकल का, गाड़ी खरीदते हैं बेचने के लिए, ठीक। तो आपके पास कुछ डेमो व्हीकल है। Clarification on availability of the ITC in respect of the demo vehicle, which are motor vehicle for transportation of passenger having approved sitting capacity of not more than 13% including the driver। आप एक ऑथराइज डीलर हैं, आपने अपने शोरूम में अपने पोटेंशियल बायर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ट्रायल रन के लिए, डेमो के लिए कुछ गाड़ियां रखी हुई हैं। सर उस गाड़ियों पर आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सर आईटीसी मिलेगा। दैट कैन बी कंसिडर्ड एज फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर्स व्हीकल के लिए यूज हो रहा है। जवाब आया आईटीसी मिलेगा, ब्लॉक्ड नहीं है। एक दूसरा, अब तुम इसको एज ए डेमो रख रहे हो, बेचने के लिए तो रख नहीं रहे हो, तो स्टॉक में तो लेके नहीं जाओगे तुम इसको। अब तुम इसको बुक्स में कैपिटलाइज करोगे, डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, तो फिर 16(3) अगर तुम आईटीसी वाले अमाउंट को व्हीकल की कॉस्ट में जोड़ के डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, तो तुमको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक। बोले नहीं सर, मैं कॉस्ट में से जीएसटी हटा के फिर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूं, तो आईटीसी ले लेना। बट फिर आगे जाके उस डेमो व्हीकल को तुम 2-3 साल में बेचोगे, तो फिर 18(6) में तुमको जीएसटी की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। 18(6) तुम क्लास में पढ़ते ही हो कि अगर तुम अपने कैपिटल गुड्स को खरीदे, आईटीसी ले लिए, अब तुम उसको 2 साल 3 साल में बेचोगे, तो तुमको आईटी रिवर्स करना होगा और उसको कंपेयर करना पड़ेगा जीएसटी लायबिलिटी विच एवरेज हायर पे करना होगा, सेक्शन 18 सब सेक्शन 6। तो वो तुमको यहां पे ये काम करना पड़ेगा, लाइक सेक्शन 29(5). थोड़ा बहुत क्लास में कंपेयर करके दिया था मैंने तुमको, सेक्शन 18 सीरीज को तो बहुत अच्छे से कंपेयर करके मैंने तुमको दिया हुआ है, बस ये ध्यान रखना। सर इसी से रिलेटेड ये चार्ट है, यहाँ पे पेज नंबर 12.17 की बात हो रही है। डेमो व्हीकल पर आईटीसी मिलेगा, आईटीसी मिल जाएगा, बिकॉज सर हम फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल के लिए उसको यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में। लॉजिक क्या है, रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि डेमो व्हीकल प्रमोट्स a sale of similar type of vehicles that can be considered as to be used by the dealer for making further supply of such motor vehicles। इस रीजन से तुमको आईटीसी ब्लॉक नहीं किया, मिल जाएगा। ठीक है सर, मिल गया आईटीसी। अब लेकिन मैंने क्या किया अपनी बुक्स में, सर फुल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया, तो तुमको दूसरा सेक्शन लग गया 16(3), बोला वो आईटीसी नहीं मिलेगा। बोला नहीं सर, मैंने वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी पे डेप्रिसिएशन लिया है, तो फिर तुमको आईटीसी मिल जाएगा।
अब फ्यूचर में जब तुम सब्सिक्वेंट सेल करोगे आईटीसी लेने के बाद अपने किसको, कैपिटल गुड्स को, क्योंकि अब ये तुम्हारा कैपिटल गुड्स हो गया है। सर डेमो की गाड़ी शोरूम में 1 साल 2 साल रखोगे, बाद में कभी ना कभी तो उसको निकालोगे, है ना। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जब भी हम उसको फ्यूचर में निकालोगे तुमको 18(6) में जीएसटी लायबिलिटी का कंप्लायंस करना पड़ेगा, जहां कोई अमेंडमेंट नहीं है और ऑलरेडी क्लास में आप पढ़े हुए हो। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर, अब सर एक फिर से जीएसटी सर्कुलर आया, एक क्लैरिफिकेशन आई, किसमें सर, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के केस में। आप है ना, आप रिलायंस जियो है, एयरटेल वाली कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है ना, आप मोबाइल कंपनी है से एयरटेल से रिलायंस जियो, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग क्या पढ़े, यहां पर क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, क्लास के अंदर हम लोग पढ़े हुए हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी आईटीसी नहीं मिलेगा अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा है तो। और यहां पे क्या पढ़ते हैं, बट प्लांट एंड मशीनरी पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। पढ़ते हैं, अगर आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है या बनवाई है अपने ही फैक्ट्री में, तो उससे रिलेटेड जो भी आपने खरीदा है सामान, सब पर आप आईटीसी ले सकते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी जब खरीदते हैं तो भी आईटीसी ले सकते हैं। हमने यहां पर क्या पढ़ा, प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर और पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, यानी इन सब पर आप आईटीसी नहीं ले सकते। किस पे नहीं ले सकते, टेलीकम्युनिकेशन टावर पे आईटीसी नहीं ले सकते, ऑल्दो दे आर प्लांट एंड मशीनरी इन द बुक्स। और सर फैक्ट्री के बाहर जो पाइपलाइन बिछाते हो आप, फैक्ट्री के बाहर जो पाइपलाइन बिछाते हो, तो यहां मैं क्लास में बोलता था ना, पानी लाने के लिए या रॉ मटेरियल लाने के लिए फैक्ट्री में, या फिर फैक्ट्री से जो आपका बाय प्रोडक्ट है, वेस्टेज है, उसको बाहर ले जाने के लिए आप फैक्ट्री के बाहर जो भी पाइपलाइन बिछाओगे उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लास में पढ़ते हैं। अब इन्हीं सब में कंफ्यूजन आया और एक सवाल उठा, क्या कि सर ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जमीन के अंदर जो वायर बिछाती है, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, एक सवाल आया, सवाल उठेगा तो सर्कुलर आएगा, क्लैरिफिकेशन आएगी, सर्कुलर नंबर याद नहीं करना है। सर सवाल उठा कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं, ये अपना एक नेटवर्क जाल बिछाती हैं जमीनों के अंदर, किस चीज का सर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का। लेकिन वो केबल डायरेक्ट जमीन में नहीं डालती हैं, उसके पहले पाइप डालती हैं, वो पीवीसी डक्ट जिसको बोलते हैं। सर मतलब हो सकता है वो पीवीसी हो सकता है वो कोई स्ट्रक्चर हो जिसको हम लोग डक्ट्स बोलते हैं, मतलब जमीन के अंदर 2 फुट नीचे, 3 फुट नीचे, 4 फुट नीचे वो लोग पहले एक मतलब क्या कह सकते हैं, 5 इंची का, 6 इंची के डायमीटर का एक गोल पाइप प्लास्टिक का, जिसको नॉर्मली डक्ट्स बोला जाता है, डक्ट्स डालती हैं और फिर उसके अंदर वो अपना फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल डालती है, ठीक है। तो अब सवाल आया, जो डक्ट्स डाले जा रहे हैं जमीनों के अंदर और बीच बीच में मैनहोल्स बनते हैं वो ज्वाइंट करने के लिए और उससे वायर वगैरह निकालने के लिए, है ना सर, थोड़ी थोड़ी दूर पे, मतलब जैसे मान लो 500-500 मीटर की दूरी पर एक जंक्शन बॉक्स बनता है मैनहोल के नाम से, उसके नीचे वो मतलब वहां पर थोड़ा सा चौड़ा गड्ढा कर दिया जाएगा पाइप को जोड़ने के लिए, वहां से वायर निकाल के लोगों को कनेक्शन देने के लिए। तो बोला गया ये जो मैनहोल्स बन रहे हैं और जो डक्ट्स यूज हो रहे हैं पाइपलाइन का जाल बिछाने के लिए, तो इनको तो हम, इन पर क्या आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सवाल ये उठा। सर क्या ये टेलीकम्युनिकेशन टावर है, नहीं। क्या ये पाइप आउटसाइड द फैक्ट्री में जाएगा, नहीं जाएगा। गवर्नमेंट का सर्कुलर, देखो कंफ्यूजन, अब जाएगा भी, जा भी सकता है सर कंफ्यूजन है तभी तो सर्कुलर आया। गवर्नमेंट ने कहा कि देखो ये जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए जब हम लोग ये ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाते हैं तो उसमें जो डक्ट्स और मैनहोल्स यूज होते हैं, इसको आप अपनी बुक्स में क्या कहते हो, प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट एंड मशीनरी पर तुम आईटीसी ले सकते हो। और एक्सक्लूजन वाली जो कैटेगरी है, लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, उसमें ये नहीं आता है, फाइनली तुम आईटीसी ले लेना।
तो एग्जाम में क्या ध्यान रखना, डेमो व्हीकल शोरूम में यूज हो रही है आईटीसी ले सकते हो अगर तुमने उसकी जीएसटी पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है तो। और टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में फाइबर केबल बिछाने के लिए जो डक्ट्स और मेन होल्स यूज होते हैं, खरीदा जाता है, बनाया जाता है, वहां जीएसटी लग रहा है हर सामानों पे, तो क्या हम आईटीसी लेंगे या रिस्ट्रिक्टेड है? आईटीसी ले लेंगे, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। चलो सर, ये जो पाइपलाइन बिछ रही जमीन के नीचे उसे डक्ट्स बोला जाता है, और जो बीच बीच में आपके कनेक्शन को जोड़ना है, पब्लिक को लाइन देनी है, तो डक्ट्स आपका मेन होल्स यूज होता है जहां से वायर्स वगैरह सब निकलते हैं और कनेक्शन दिए जाते हैं। सर आराम से गवर्नमेंट बोलती है यहाँ आईटीसी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट इस चैप्टर का 12.23 सर वहां कोई कुछ नहीं, कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स है एक। सर 12.23 में हम आते हैं तो जीएसटीआर 1 का रेफरेंस था, अब उसके साथ 1A का रेफरेंस भी ऐड कर दिया है बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट इन रिटर्न चैप्टर। सर आईटीसी चैप्टर से रिलेटेड सारी अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। प्लीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना सीए इंटर के स्टूडेंट, टैक्स इनवॉइस चैप्टर या ई वे बिल चैप्टर में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो, प्लीज ध्यान रखना, आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो और मे एग्जाम नहीं हो, मे 2025, तो ना तो कोई अमेंडमेंट टैक्स इनवॉइस चैप्टर में है, न ही कोई अमेंडमेंट ई वे बिल में है। जो आपने पढ़ा, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करके एग्जाम में अपीयर कर लेना। सीएमए स्टूडेंट के लिए अलग से अमेंडमेंट की वीडियो आएगी, टैक्स इनवॉइस चैप्टर में एप्लीकेबल फॉर जून 25 एग्जाम्स, दिसंबर 25 एग्जाम्स, सीए इंटर सितंबर एग्जाम्स, सीए इंटर जनवरी 2026 एग्जाम्स अलग से आएंगी। कुछ कुछ जगह मैंने यहां पर चेंजेस किए हैं, जैसे कि 9.4 में आओ, लेकिन यहां लिखा हुआ है कि ये अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव है, 1 नवंबर 2024 से, इसीलिए सीए इंटर मे वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बाकी के बच्चों के लिए लेके आऊंगा। और आप देखेंगे तो 9.7 पे एक नया सेक्शन आया है, रूल आया है नया 9.7 पे। सर यहां भी लिखा हुआ है कि ये जो रूल है, रूल 47A, सेल्फ इनवॉइसिंग के केस में एक टाइम लिमिट आई है 30 दिन की, लेकिन वो 1 नवंबर से इफेक्टिव है। अब 1 नवंबर से इफेक्टिव है, इसलिए सीए इंटर में एग्जामिनी को नहीं पढ़नी है। बाकी बच्चों के लिए मैं अलग से इससे रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा। मेरा सिर्फ यहां पर एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप सीए इंटर के मई 2025 एग्जामिनी इस वीडियो को देख रहे हैं तो देयर इज नो अमेंडमेंट फॉर यू इन टैक्स इनवॉइस चैप्टर एज वेल एज ई वे बिल चैप्टर। टैक्स इनवॉइस में एक और यहां पर अमेंडमेंट मैंने ऐड किया हुआ है, 1 की जगह 1A का रेफरेंस। बस इतना ध्यान रखना है कि जहां 1 का रेफरेंस है वहां 1A का भी रेफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट इन रिटर्न चैप्टर। चलिए सर, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इससे पहले के सभी वीडियो अमेंडमेंट के लिंक्स वहां दिए हुए हैं, नोट्स के लिंक्स दिए हुए हैं वहां पे। मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कुछ छोटा है, मैंने नोट करा दिया है। अमेंडमेंट का डिस्कशन रेफरेंस एग्जांपल के साथ मैंने आपको दे दिया है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।